हर फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर मीडिया हाउस आपको पुश कर रहा है कि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट जरूर करें। ऐसा नहीं करोगे तो आप गरीब रह जाओगे। लेकिन क्या ये इन्वेस्टमेंट करने से पहले शेयर्स को, स्टॉक मार्केट को अच्छे से समझना जरूरी नहीं है? इसलिए आज की वीडियो में हम देखेंगे कि शेयर क्या होते हैं, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है और उसकी जरूरत क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। धीरू भाई नाम का एक आदमी अपना घर चलाने के लिए बड़ा भाव की गाड़ी शुरू करता है। 1-2 साल में उसका धंधा अच्छा चलता है, अच्छे पैसे वो कमा लेता है। लेकिन वो अच्छा शेफ है, बहुत सारे रेसिपीज जानता है और एम्बिशियस भी है, तो वो चाहता है कि खुद का रेस्टोरेंट खोले। लेकिन इसके लिए उसके पास पैसा नहीं है और ऑब्वियसली बैंक से लोन लेने के लिए कोई प्रॉपर्टी या एसेट भी नहीं जिसको वो गिरवी रख सके। तो वो अपने दोस्त से पैसा लेता है और उसके अगेंस्ट दोस्त को रेस्टोरेंट की 20% ओनरशिप दे देता है। यानी रेस्टोरेंट से जो भी प्रॉफिट होगा उसको 20% वो दोस्त को शेयर कर देगा। रेस्टोरेंट शुरू करने के बाद वो भी अच्छा चलता है, उस बिजनेस में भी वो ग्रो करता है और कुछ सालों बाद उसकी रेस्टोरेंट की चेन ऑल ओवर द स्टेट बन जाती है। अब इस ग्रोथ के लिए भी उसको और पैसा लगा होगा जो शायद उसने लोन लेके रेज किया होगा, या फिर इन तरीके के बिजनेस ग्रोथ के लिए वेंचर कैपिटलिस्ट या फिर प्राइवेट इक्विटी फर्म्स होते हैं जो पैसा देते हैं, उसके अगेंस्ट उन बिजनेसेस की ओनरशिप लेते हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उसके दोस्त ने उसको रेस्टोरेंट चलाने के लिए पैसा लिया था। किसी तरह इन पैसे को रेज करके आज धीरू भाई ने अपने रेस्टोरेंट की चेन ऑल ओवर द स्टेट फैला ली है और उससे वो अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। लेकिन ये आदमी बहुत ही एम्बिशियस है। ये चाहता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड उसके 5 स्टार होटल की चेन हो और इसके लिए उसको और पैसे की जरूरत है। इसके लिए उसके पास एक रास्ता है कि वो अपने कंपनी को पब्लिक करे, यानी स्टॉक एक्सचेंजेस पे अपने कंपनी को लिस्ट करे। इस प्रोसेस को इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या फिर आईपीओ बोला जाता है। आईपीओ का फर्स्ट स्टेज होता है किसी भी कंपनी या बिजनेस का वैल्यूएशन करना। मुझे लगता था कि कंपनी की वैल्यू उतनी है जितनी उसके पास टोटल असेट है, यानी उसके पास जितनी लैंड है, इक्विपमेंट है, मशीनरी है, उनकी सारी टोटल वैल्यू करूंगा तो मुझे कंपनी की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन ये ट्रू नहीं है। क्या एक इंसान की वैल्यू उतनी है जिसकी उतनी किडनी, हार्ट, ब्रेन, सारे ऑर्गन्स की टोटल वैल्यू है? नहीं। इंसान की वैल्यू इस पर डिपेंड करती है कि उसके पास कितने स्किल है जिससे वो आगे जाके कितना पैसा कमा सकता है और उतनी सैलरी आपको मिलती है। सिमिलरली बिजनेसेस की वैल्यू भी उसी पे डिपेंड रहती है कि फ्यूचर में वो बिजनेसेस कितना पैसा जनरेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल अगर हम देखें तो मैं 1 साल के लिए कोई खेत लेना चाहता हूँ। उससे अगर मुझे लगता है कि 1 साल में मैं 1 लाख रुपए प्रॉफिट जनरेट कर पाऊंगा तो मेरे लिए उस खेत की वैल्यू 1 लाख रुपए होगी। लेकिन कोई और फार्मर सोचेगा कि उसी खेत से वो 1.5 लाख रुपए जनरेट कर सकता है, तो उसके लिए उस खेत की वैल्यू 1.5 लाख रुपए हो जाएगी। यानी वैल्यूएशन का कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला भी नहीं है और वो हर एक के लिए चेंज हो सकती है। अब बिजनेसेस के लिए वैल्यूएशन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनीज करती है। तो धीरू भाई ने अपने बिजनेस को एनालाइज करने के लिए इन्वेस्टमेंट बैंक हायर की और उन्होंने अपनी इवैल्यूएशन के बाद बताया कि उनके बिजनेस की टोटल वैल्यू 1000 करोड़ रुपया है। अब इस टोटल वैल्यू को उनको इक्वल शेयर में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो वो डिसाइड करेंगे कि 1000 करोड़ को हम 1 करोड़ शेयर में डिवाइड करते हैं, जिससे हर शेयर की प्राइस 1000 रुपए बन जाएगी। इससे आपको समझ में आता है कि एक शेयर कंपनी की एक इक्वल ओनरशिप होती है, इसलिए शेयर को इक्विटी भी बोला जाता है। अब धीरू भाई को अपने बिजनेस को ग्रो कराने के लिए 500 करोड़ रुपए की जरूरत है। तो उनको अपने शेयर्स में से 50% शेयर पब्लिक को सेल करने होंगे जिनसे वो 500 करोड़ रेज कर पाए। तो वो आईपीओ में 50 लाख शेयर ऑफर करेंगे जिनमें हर शेयर की वैल्यू 1000 रुपया है। अब उन्होंने तो आईपीओ में ये ऑफर कर दी, आप और हम जैसे इन्वेस्टर इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं? तो सारे मोतीलाल ओसवाल, ज़ीरोधा जैसे स्टॉक ब्रोकर या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमको अलाउ करते हैं इन आईपीओ के लिए अप्लाई करने के लिए। अगर आईपीओ के लिए नंबर ऑफ शेयर से ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं फिर लॉटरी सिस्टम से ये शेयर्स अलॉट कर दिए जाते हैं। आईपीओ में अलॉटमेंट होने के बाद ये शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में आते हैं। अब डीमैट अकाउंट बिल्कुल आपके बैंक अकाउंट की तरह है। जैसे बैंक अकाउंट में पैसे रहते हैं उसी तरह डीमैट अकाउंट में आपके शेयर स्टोर किए जाते हैं। ये डीमैट अकाउंट भी आपको ज़ीरोधा, मोतीलाल ओसवाल, ग्रो जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या फिर स्टॉक ब्रोकर्स ऑफर करते हैं। इस आईपीओ के थ्रू मिले हुए पैसे से धीरू भाई अपने बिजनेस को एक्सपांड करेंगे। इस तरीके के एक्सपेंशन के लिए किए जाने वाले आईपीओ को फ्रेश इशू बोला जाता है। लेकिन कुछ आईपीओ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को एग्जिट देने के लिए किया जाता है। यानी इस एग्जांपल में धीरू भाई के दोस्त को अपने अगर शेयर बेचने हैं, उनके शेयर्स अगर आईपीओ में इशू किए जाए तो उसको हम ऑफर फॉर सेल बोलेंगे। इस तरीके के ऑफर फॉर सेल आईपीओ इसलिए लाए जाते हैं ताकि इनिशियल स्टेज में जो वेंचर कैपिटलिस्ट या फिर प्राइवेट इक्विटी फर्म्स इन्वेस्ट करते हैं उनको एग्जिट मिल पाए। अगर आप ऑब्जर्व करो तो इंडिया में करंटली ज्यादातर आईपीओ ऑफर फॉर सेल आ रहे हैं। हमने देखा कि आईपीओ में किस तरीके से कंपनी फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स को इन्वेस्टर को बेचती है। लेकिन हम देखते हैं कि टाटा, रिलायंस जैसे सारे कंपनीज में रोज बाइंग सेलिंग हो रही है। क्या रोज इन कंपनीज के आईपीओ आ रहे हैं? ऑब्वियसली नहीं। तो ये बाइंग एंड सेलिंग हम जैसे इन्वेस्टर के बीच में ही हो रही है जो स्टॉक एक्सचेंजेस पे हो रही है। यानी आईपीओ में फर्स्ट टाइम कोई इन्वेस्टर शेयर लेता है, फिर वो सेकंड इन्वेस्टर को बेचता है, सेकंड इन्वेस्टर थर्ड इन्वेस्टर को बेचता है। इस तरीके से बाइंग और सेलिंग रोज स्टॉक एक्सचेंजेस पे चलती ही रहती है। इसे सेकेंडरी मार्केट बोला जाता है।
आईपीओ के समय तो कंपनी की शेयर प्राइस कंपनी ने डिसाइड की थी, लेकिन जब एक्सचेंजेस पे उसको हम और आप जैसे इन्वेस्टर बाय कर रहे हैं तब उसकी प्राइस कौन डिसाइड कर रहा है? क्या स्टॉक एक्सचेंज डिसाइड कर रहा है, गवर्नमेंट डिसाइड कर रहा है या कंपनी खुद डिसाइड कर रही है? नहीं, ये डिसाइड करते हैं हम और आप जैसे इन्वेस्टर। ये कैसे काम करता है? सपोज लास्ट ट्रेडेड प्राइस रिलायंस का 1000 रुपया था, मैं चाहता हूँ कि उसको मैं 900 रुपए में खरीदूं, तो मैं 900 रुपए का कोट स्टॉक एक्सचेंज पे डाल दूंगा। अगर कोई सेलर 900 रुपए में बेचने के लिए तैयार हो जाता है तो हम दोनों की ऑर्डर मैच हो जाती है और ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाती है, जिससे 900 रुपए में वो शेयर मेरे डीमैट अकाउंट में आ जाता है। ये बिल्कुल उसी तरह काम करता है जैसे बाकी सारी चीजों का ट्रेड काम करता है, यानी इसमें भी डिमांड सप्लाई इक्वेशन काम करेगा। यानी अगर किसी शेयर की डिमांड उस दिन बहुत ज्यादा है तो बायर बहुत ज्यादा होंगे, तो उनको शेयर मिलना मुश्किल होगा, तो ज्यादा प्राइस कोट करते जाएंगे जिससे शेयर की प्राइस बढ़ती जाएगी। और उसी के उल्टा अगर सेलर ज्यादा है यानी डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है तो शेयर की प्राइस नीचे चली जाएगी। अभी डिमांड और सप्लाई किस पे डिपेंड है? तो अगर कोई कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टर सोचेंगे कि ये कंपनी फ्यूचर में हमको अच्छे रिटर्न जमा करके दे सकती है, तो उस वजह से उस कंपनी के बायर बढ़ जाएंगे यानी डिमांड बढ़ जाएगी। उसी के उल्टा अगर कोई कंपनी खराब परफॉर्म करती है तो लोग चाहेंगे उसको तुरंत तेजी से बेचना, तो उसके सेलर बढ़ जाएंगे लेकिन उसको खरीदने के लिए कोई नहीं रहेगा, तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी और उसकी प्राइस घटती जाएगी। इस तरीके से डिमांड सप्लाई इक्वेशन ही शेयर प्राइस डिटरमाइन करता है। आपको जो भी प्राइस मार्केट में दिख रही है वो सिर्फ लास्ट ट्रेडेड प्राइस है और जरूरी नहीं है उसी प्राइस पे आप शेयर को खरीदो या बेचो। शेयर इन्वेस्टमेंट के थ्रू हम और आप जैसे इन्वेस्टर कैसे इनकम जनरेट कर सकते हैं? पहला तो हमने देखा कि शेयर यानी कंपनी की इक्वल ओनरशिप है, तो जब भी कंपनी को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने हैं वो अपने सारे शेयर होल्डर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसे डिविडेंड बोला जाता है। यानी डिविडेंड के थ्रू आप इनकम जनरेट कर सकते हो। ज्यादातर कंपनी डिविडेंड नहीं देते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि प्रॉफिट को बिजनेस में री इन्वेस्ट किया जाए ताकि बिजनेस को और ग्रो किया जाए। सेकंड तरीका है कि हमने देखा कि डिमांड सप्लाई की वजह से सेकेंडरी मार्केट में शेयर की प्राइस चेंज होती जाती है, तो अगर आप शेयर को कम प्राइस पे खरीदो और ज्यादा प्राइस पे बेचो तो आपको वहां से प्रॉफिट होगा, जिसको हम कैपिटल गेन बोलते हैं। अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करो तो सेकेंडरी मार्केट में जो भी बाइंग सेलिंग हो रही है उससे कंपनी में कुछ पैसा नहीं जा रहा, तो कंपनी को इस शेयर प्राइस से क्या फर्क पड़ता है? तो हमने देखा कि फाउंडर के पास भी कंपनी के कुछ शेयर्स पड़े हुए रहते हैं, तो जितनी उनकी शेयर प्राइस सेकेंडरी मार्केट में बढ़ेगी उतने ही फाउंडर के खुद के शेयर्स की वैल्यू बढ़ती है, जिससे उनकी नेटवर्थ बढ़ती है। इसलिए फाउंडर हमेशा कोशिश करेगा कि उसकी कंपनी अच्छी परफॉर्म करे ताकि उसकी शेयर प्राइस सेकेंडरी मार्केट में बढ़ती जाए, जिससे उसकी नेटवर्थ बढ़े। स्टॉक मार्केट की जरूरत ही क्या है? अगर आप हमारे एग्जांपल में वापस देखो तो धीरू भाई अपने बिजनेस को ग्रो ही नहीं करा पाते अगर उनका दोस्त उनके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ना करता। लोन लेके किसी भी बिजनेस को ग्रो करना डिफिकल्ट होता है क्योंकि लोन का टाइमली रिपेमेंट करना पड़ता है और अगर आप उतना कैश जनरेट ना कर पाओ तो आपका बिजनेस बंद पड़ सकता है। लेकिन इन तरीके के कैपिटल इन्वेस्टमेंट की वजह से बिजनेस ओनर सिर्फ अपने बिजनेस ग्रोथ पे फोकस कर सकता है, जबकि उसकी एक्चुअल रिस्क दूसरे इन्वेस्टर पे ट्रांसफर हो जाती है। आज के दिन इनिशियल इन्वेस्टर्स, प्राइवेट इक्विटी फर्म्स, वेंचर कैपिटलिस्ट को यह भरोसा है कि वो इनिशियली अगर अच्छे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करे, उनको ग्रो करने में हेल्प करे, तो आईपीओ आने के समय वो अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं अपने शेयर्स को पब्लिक इन्वेस्टर को बेच के। इस वजह से वो नए नए बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प हो रही है। दूसरी बात यह है कि हम और आप जैसे नॉर्मल इन्वेस्टर 100 अलग अलग बिजनेस तो नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने पैसे को 100 अलग अलग बिजनेस करने वाले अच्छे कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं और उससे अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। इससे हमको समझ में आता है कि शेयर मार्केट एक गैम्बलिंग नहीं है, अच्छा टूल है या अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है, जिससे बोथ बिजनेस और हम और आप जैसे इन्वेस्टर को भी फायदा होता है। लेकिन ये एफिशिएंटली तभी काम करेंगे जब हम और आप जैसे इन्वेस्टर को इनके बारे में अच्छी जानकारी है और सही समझ से हम अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको शेयर मार्केट अच्छे से समझ में आया होगा और आपको ये फ्यूचर इन्वेस्टिंग में हेल्प करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, किसी भी जरूरतमंद दोस्त को ये वीडियो शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल आर्थिक यांत्रिक को। थैंक यू।